दोस्तों, संविधान और कानून की सभी दुहाई देते हैं, चाहे सभी पार्टियां हों, सभी सरकारें हों या सभी नेता हों। संविधान और कानून की दुहाई देने में कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी अपनी गोटी लाल करने के लिए सब लोग संविधान और कानून को तोड़ते मरोड़ते भी हैं। उसके गलत मतलब निकाले जाते हैं, उनका बेजा इस्तेमाल होता है। हालात इस समय देश में इस तरह के बन गए हैं कि पुलिस हो, जांच एजेंसियां हों और अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों, सभी नेताओं के साथ मिलकर एक गिरोह की तरह काम करती हुई दिखती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है और उसका तर्क है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको ये राहत दे और पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ आदेश पारित करे कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने कर्तव्य पालन को, उसको जांच का जो अधिकार दिया गया है, उस जांच के अधिकार में बाधा डाली है। आज हम लोग इस बात पर रोशनी डालने के लिए और इसकी तमाम राजनीतिक पूर्वाग्रहों से अलग हटकर केवल संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करने के लिए विराग गुप्ता के पास चलेंगे, जो कानून और संविधान की एक जानी-मानी हस्ती हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्थापित वकील हैं, साइबर लॉ के विशेषज्ञ हैं। उनके मुकदमों और हस्तक्षेपों से आईटी, साइबर और टेलीकॉम सेक्टर में कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें मील का पत्थर माना जाता है। स्वागत है आपका विराग जी, नई परख के मंच पर। शुक्रिया। हाँ, आपने मेरी भूमिका सुनी ली है और आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग किस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। स्थिति यह है कि इस देश में कुछ जो विपक्ष द्वारा शासित प्रांत हैं, उन शासित प्रांतों और केंद्र सरकार के बीच में हमेशा एक रनिंग बैटल चलती रहती है। एक मुतवातिर एक संघर्ष चलता रहता है और जिसकी सबसे सबसे विचलित कर देने वाली अभिव्यक्ति हमें पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राज्य सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। आप इस घटनाक्रम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अभय जी, अगर हम इसके तथ्यात्मक बैकग्राउंड पर जाएं, तो सीबीआई ने इस मामले में साल 2020 में एफआईआर दर्ज की थी जी। और उसके बाद ईडी ने इस मामले में अपनी प्राथमिकी दर्ज की और 5 साल बाद फिर ये मामला आगे आया है। तो इसमें घटनाक्रम को इस तरीके से 3 तरीके से देखने की जरूरत है कि पहला, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करना, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये पीआईएल होती है और पीआईएल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ फाइल करे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की बात, ये बात समझ में नहीं आती है। दूसरी तथ्यात्मक बात यह है कि हाई कोर्ट में ईडी ने मामला फाइल किया था फ्राइडे को, सुप्रीम कोर्ट में सैटरडे संडे को फाइल किया है और मंडे को इसकी मेंशनिंग होगी। तो अब इतनी जल्दबाजी अगर थी तो पिछले 5 सालों से जल्दबाजी क्यों नहीं की गई? 5 सालों से चीजों को क्यों लटकाया गया? तीसरी बात कि जो याचिका में बातें की गई हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के, कोल जो तस्करी के जो मामले के अभियुक्त हैं, उन सारे लोगों को सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये स्थापित तौर पर, क्योंकि ईडी और सीबीआई के एफआईआर के बेसिस पे हजारों लाखों लोग जेल चले जाते हैं, उनकी बात बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जाती है। तो अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट में बात की है कि पश्चिम बंगाल सरकार गुनाहगारों का साथ दे रही है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट मामला बनता है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कि वहां पर संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है और हाई कोर्ट में भी हुल्लड़बाजी हुई और केंद्रीय एजेंसियों को जांच नहीं करने दिया जा रहा है और सरकार, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री वहां पर एक संगठित तौर पर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरी बात को 2 बैकग्राउंड में देखने की जरूरत है कि नए साल में हस्तक्षेप कर रहा हूं, आप ये कह के बड़ी सनसनीखेज बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात से जो पहला नतीजा मैं निकाल पा रहा हूं, बिना आपकी बात पूरी सुने हुए, आप माफ कीजिए मुझे, बिना आपकी बात पूरी सुने हुए जो पहला नतीजा मैं निकाल पा रहा हूं, वो ये है कि ईडी अगर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि केंद्र सरकार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए ये मसला कुछ इस तरह का बनाना चाहती है ताकि वो पश्चिम बंगाल सरकार को अपदस्थ कर सके।
नहीं, देखिए इसके बहुत सारे पहलू हैं और सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका की बात नहीं है, राज्य सरकार की भूमिका की बात है। राज्य सरकार की भूमिका की बात यह है कि राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री एक निजी व्यक्ति के घर में जाकर और ईडी के कार्य में हस्तक्षेप करें या उसके ऑफिस में जाएं या वहां से सबूतों को लेने की कोशिश करें, तो इसमें जो सबसे पहला सवाल आम जनता के मन में आता है कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग कानून के शासन को खुद क्यों नहीं मानते हैं। अगर ईडी कुछ गड़बड़ कर रही है तो लोग बोलते हैं कि भाई कोर्ट में जाइए, आप तो ममता बनर्जी को या जो जैन है उनको कोर्ट में जाना चाहिए था। या अगर राज्य सरकार गड़बड़ कर रही है तो ईडी के पास पूरे पावर हैं, वहां पर वो केस कर सकते हैं। अब इसमें सीबीआई की बात को अगर देखें, जब वो बोलते हैं सीबीआई जांच की जाए, तो अब इसमें बात यह आती है कि साल 2018 के आसपास पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की जो अनुमति थी खत्म कर दी थी, लेकिन इस मामले में सीबीआई ने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज की हुई है। तो अब यहां पर सवाल यह आता है कि एक लोगों के मन में धारणा यह बन गई है कि पंजाब की पुलिस आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करेगी, तमिलनाडु की पुलिस वहां की स्टालिन सरकार के पक्ष में काम करेगी, पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के पक्ष में काम करेगी, केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगी। अब इस पूरे उसमें कानून का शासन, संविधान का शासन, जिस संविधान की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इसको हम कितना गंभीरता से ले। और जब मैं राष्ट्रपति शासन की बात बोल रहा हूं, उस तरह से बोल रहा हूं कि अगर ईडी किसी मामले में एफआईआर दर्ज करती है, जो सीबीआई एफआईआर दर्ज करके ईडी किसी मामले में जब उसमें ईसीआर फाइल करती है, तो उसके बेसिस पे लोग अरेस्ट हो जाते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती है। तो अगर एफिडेविट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है राज्य सरकार के खिलाफ, ये छोटी बात नहीं है, ये गंभीर बात है। और जब गंभीर बात है तो इस गंभीर बात पे, और केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने फाइल किया है, तो केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को गवर्नर से रिपोर्ट मांगकर और राष्ट्रपति शासन के लिए जो एक वार्निंग होती है उसको करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले लोग या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी बात को आप हल्के से नहीं ले सकते हैं। नहीं, आपकी बात ये सही है। इसका एक मतलब, मैं तो एक राजनीतिक समीक्षक हूं, आप कानून के विशेषज्ञ हैं, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीज को देखूंगा, आप कानून के दृष्टिकोण से इस चीज को देख रहे हैं। अगर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ हलफनामा देकर देश की सर्वोच्च अदालत में ये बात ले जाई गई है, तो इससे तो ये भी नतीजा एक निकाला जा सकता है कि कहीं ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो लोग, केवल उसके राजनीतिक पहलुओं पर सोच रहे होंगे कि भाई इसके फायदे होंगे कि नुकसान होंगे। अगर उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, हम अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर सकते हैं, तो वो इस हद तक जा सकते हैं। देखिए, आप राजनीतिक समीक्षक हैं, मैं राजनीति पे बात करता नहीं हूं। जी जी। मैं सिर्फ कानून में क्या लिखा हुआ है, तो कानून की मैं 4 बातों को, पिछले दिनों से जो बातें हो रही हैं उन पर मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। कि नए साल में चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि देश में बड़े लोग को जल्दी न्याय मिलता है, बड़े लोग, बड़े वकीलों की वजह से उनको ज्यादा समय मिलता है, आम लोगों के लिए न्याय के दरवाजे खुले नहीं रहते हैं। उसके लिए उन्होंने 2 सर्कुलर भी जारी किए और उसमें मेंशनिंग का प्रावधान है, अर्जेंट हियरिंग का प्रावधान है। तो अब यहाँ पे पहला सवाल ये आता है कि चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये बड़े बड़े सीनियर वकीलों के उस पर अपने सरकारी मामलों को सरकारी खर्चे से जल्द सुनवाई करवा करके, फ्राइडे को हाई कोर्ट में फाइल होती है मामला, सैटरडे संडे को सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है और उतनी जल्दी हियरिंग हो जाती है, तो लोगों के मन में यह सवाल आता है कि उनके मामलों में जल्दी सुनवाई क्यों नहीं होती है। और समान, जब आर्टिकल 14 में सभी लोग बराबर हैं, तो ये पहला सवाल आता है। दूसरा ये आता है कि लालू यादव जी के मामले में अभी ट्रायल कोर्ट ने बोला कि जो सरकार थी, नेता थे, वो एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे, सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। तो ये सिंडिकेट की तरह जब काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ईडी की जो एप्लीकेशन है, पिटीशन है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार एक आपराधिक गिरोह की तरह कार्य कर रही है। और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, सारी राज्य सरकारों का जो भी चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसको राजनीति से, नेतागिरी से देखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर एडमिटेड तौर पर कोई सरकार आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है, तो कानून में एक बड़ी स्पष्ट धारणा है कि एक गलत को हम प्रमाण के तौर पर दूसरे गलत को रोकने के लिए नहीं कर सकते हैं।
तो ईडी के इस पिटीशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात की एक वो करनी चाहिए कि जब पिटीशन पे हलफनामे में ये बात बोली गई है कि राज्य सरकार आपराधिक एक पूरे उस व्यवस्था को प्रोटेक्ट कर रही है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, 355 के तहत केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गिरोह का हिस्सा है तो वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, उसके खिलाफ कानून को अपना काम तो करना ही चाहिए। तो अगर ये चीज जो आप कह रहे हैं, इस चीज को तो ममता बनर्जी के वकीलों ने उन्हें भी आगाह किया होगा कि इस तरह के हालात आपके खिलाफ बन सकते हैं। जो नहीं, अब वो किसने क्या किया, कैसे किया, लेकिन मैं कयास लगा रहा हूं। जब आपने ये बात कही है तो ममता बनर्जी के जो वकील हैं उन्होंने भी इस बात को उनसे उन्हें आगाह किया होगा कि भाई आपके खिलाफ इस तरह के हालात बन सकते हैं। आपने जिस तरीके से आईपैक के दफ्तर में जाकर ईडी के साथ जद्दोजहद करके वहां से दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया, उसमें आपके खिलाफ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसे में उनके लिए किस प्रकार की बचाव की क्या गुंजाइशें बनती हैं? नहीं, देखिए, नेता लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय के सामने सांसद प्रदर्शन करें, जंतर मंतर में प्रदर्शन करें या राजनीतिक भाषणबाजी करें, ये बातें ठीक हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के भीतर वकील हुल्लड़बाजी करें और हाई कोर्ट के जज कोर्ट छोड़ के चली जाएं और मामले को 14 तारीख को लगा दें कि 14 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे, तो प्रश्न इस बात का है कि पुलिस या जांच एजेंसियां वो नेताओं के इशारे पे काम करें कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पे काम कर रही, केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के इशारे पे काम कर रही, वहां तक ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानून को अपना काम करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीडर, क्योंकि जिसलिए बोला गया है कि जो न्याय की देवी आंख में पट्टी बांधे या खुले रखे, उसके सामने सभी लोग बराबर हैं। और संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात की गई है। जब आप अर्ली जस्टिस की बात करते हैं, उस अर्ली जस्टिस में दो सवाल सबसे पहले आएंगे, किस केंद्र सरकार की इस पिटीशन को, ईडी की इस पिटीशन को इतनी जल्दी सुना क्यों जाए, बाकी लोगों को क्यों नहीं सुना जाए। दूसरा सवाल यह आएगा कि जो आर्टिकल 32 है, वो आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए है, तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ उस फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन वाले अनुच्छेद के इस्तेमाल करके और पिटीशन फाइल कर सकती है? क्योंकि अभी हमने पिटीशन नहीं देखी, लेकिन यह अखबारों की रिपोर्ट है, ये बार एंड बेंच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 32 के तहत ये पिटीशन फाइल की गई है। तो ये गंभीर बात है। देखिए, आप थोड़ा नई परख के दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए और मेरी भी जानकारी बढ़ाने के लिए एक बात बताएं कि जो फंडामेंटल राइट वाला सवाल है, मोटे तौर पे मेरे दिमाग में ये धारणा थी कि ये व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट की बात होती है, लेकिन ईडी का भी, सरकारी संस्थाओं का भी कोई फंडामेंटल राइट होता है। उनका फंडामेंटल राइट तो कानून के तहत उनको अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार उनको अधिकार दे भी सकती है, अधिकार उनसे ले भी सकती है। कि ईडी का भी कोई फंडामेंटल राइट है? देखिए, संविधान में जो तीसरा अध्याय है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रावधान है, जिसमें लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार हासिल है, और उसको सुरक्षित करने के लिए दो प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 32 में लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने इन प्रावधानों को, फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया था। तो ये राज्यों के खिलाफ उपलब्ध है। राज्य की परिभाषा को भी संविधान के फंडामेंटल राइट्स के पहले एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन एक केंद्र सरकार दूसरी राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, तो क्रिमिनल मैटर्स में कोई अगर क्रिमिनल मामला दर्ज हो गया हो तो उसके लिए एक प्रावधान है 482 में सीआरपीसी में, जिसके तहत लोग रद्द कराने के लिए जा सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन है तो ईडी केंद्र सरकार से बोल सकती है कि उनको सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई नहीं हुई, और हाई कोर्ट के सुनवाई नहीं होने पर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आ जाना, ये थोड़ी अजीब बात है। और इस अजीब बात में एक, क्योंकि लोगों के मन में निराशा है, नेताओं के आपसी लड़ाई झगड़े सारी चीजों को देख करके हम 20-25 साल बाद लालू यादव जी के मामले में बोल सकते हैं कि आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब हम 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है
प्रकाश सिंह मामले में, जिसमें उन्होंने पुलिस सुधार की बात की थी, पुलिस और जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता की बात की थी। जब सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये पिंजड़े में बंद तोते की तरह है, तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस और जांच एजेंसियां हैं, हम उन्हें स्वतंत्र कैसे करें जिससे कि कानून अपना काम करे, नेता अपना काम नहीं करे। इसका किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है कि कौन सरकार में है, कौन पक्ष में, कौन। अगर आप अभय जी देखें तो पिछले एक हफ्ते की घटनाओं को देखें तो तमिलनाडु में एक पिक्चर रिलीज होनी थी, एक सिंगल जज ने उसको बोला कि इसको रिलीज कर दो, और तुरंत सेंसर बोर्ड ने 1 घंटे के भीतर अपील फाइल करके और डिवीजन बेंच में उसमें स्टे करा लिया। स्टे कर तो दिया। अब प्रश्न इस बात का है, या पंजाब में भी हुआ कि वहां पे पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, यहाँ विधानसभा, दिल्ली विधानसभा ने किया, या उत्तराखंड में एक मामले में जिसमें ऑलरेडी जो वीआईपी वाले मसले पर था, पुलिस छोड़ के सीबीआई की बात हुई। तो प्रश्न इस बात का है कि आम लोगों से जुड़े मामलों में अपीलें महीनों सालों नहीं फाइल होती हैं, आम लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं होती है। तो ये राजनीतिक विद्वेष के मामलों में या चुनावी लाभ वाले मामलों में इतनी जल्दी सुनवाई या इतनी जल्दी अपील कैसे होती है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। तो ये तो आप एक तरह से बड़ी जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसकी एक रचनात्मक आलोचना पेश कर रहे हैं आपके वक्तव्य से, मुझे लगता है। और वो बहुत ही वाजिब आलोचना है, क्योंकि न्यायिक सुधार लंबे अरसे से देश में अन्य सुधारों की तरह वो भी हवा में लटके हुए हैं। ना चुनाव सुधार हो पा रहे हैं, ना प्रशासनिक सुधार हो पा रहे हैं, ना न्यायिक सुधार हो पा रहे हैं, ना पुलिस सुधार हो पा रहे हैं। देश क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारे सुधार 35 साल पहले 30-35 साल पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, और अब तक इन्हें हर सुधार करने में 10-12 साल का समय लगता है। एक क्षण में तो कोई सुधार होता नहीं है। तो ये रिफॉर्म्स जो लटके हुए हैं लंबे अरसे से, उसमें न्यायपालिका का सुधार मेरे ख्याल से शीर्ष पे होना चाहिए। जी, विराग जी। देखिए अभय जी, निश्चित तौर पर सरकार गलत हो सकती है, वो चाहे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो या अभी की सरकार हो, सरकारें गलत हो सकती हैं, पुलिस गलत हो सकती है, जांच एजेंसियां गलत हो सकती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं गलत हों ये चिंताजनक है। और सब गलत हो जाएं, लेकिन जुडिशरी को संविधान के अनुसार अपना काम करना चाहिए। और जब जुडिशरी के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हो, सरकार के माध्यम से, सीनियर एडवोकेट्स के माध्यम से, या किसी दूसरे तरीके से जब हस्तक्षेप हो और कानून की बजाय सियासत ज्यादा प्रभावी हो जाए, तो ये चिंताजनक बात है। और ये चिंताजनक बात संविधान की 75वीं वर्षगांठ में सभी लोगों के लिए है, क्योंकि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो लोगों की उम्मीद की आखिरी किरण है। और इस पूरे मामलों से उसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या जो लोग बोलते हैं कि कानून अपना काम करेगा, जब भी आम आदमी के बस बात आती है उसमें बोलते हैं कानून अपना काम करेगा। तो कानून अपना काम कैसे कर रहा है, कानून के पीछे वो फोर्सेस कौन है जो कानून को संचालित करती हैं? मुझे लग रहा है कि इस तरीके के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस तरीके के जो विवाद हो रहे हैं, उनमें इनको देश को समझने की जरूरत है। ये गवर्नेंस के लिहाज से अच्छा है, देश की जीडीपी के लिहाज से अच्छा है, लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिहाज से अच्छा है, और जनता का संविधान को प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर और तलस्पर्शी विश्लेषण किया है आपने, और ये दिखाया है विराग जी आपके विश्लेषण ने कि हमारी समस्या कितनी गंभीर है। और अगर वास्तव में न्यायपालिका अगर सियासत की शिकार हो जाएगी, क्योंकि सियासत, राजनीति तो पक्ष लेने का नाम है, निष्पक्षता राजनीति का विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो वैसे भी लोकतंत्र में बड़ी एडवर्सियल पॉलिटिक्स होती है, लगातार विरोध करते रहना या एक तरफा बात करते रहना। आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को अभी इस कार्यक्रम में हम लोग बुला लेते तो हम लोगों की एक बात नहीं लगने देता, वो केवल अपनी बात को इस तरीके से घुमा फिरा के कहता, इतने इतने तरह के स्पिन देता, इतने तरह की कलाबाजियां यहाँ पे खाता कि हम लोग परेशान हो जाते और कोई चर्चा ही नहीं कर पाते। लेकिन आपने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि ऐसे ही विषयों पर हम लोग जब भी विषय आएंगे मिलेंगे और नई परख के दर्शकों के साथ एक संवाद स्थापित करेंगे। और आपके विश्लेषण से ये पता चलेगा कि वास्तव में संविधान की शर्तें क्या हैं, कानून की शर्तें क्या हैं, लेकिन राजनीति की जमीन पर हो क्या रहा है दरअसल। क्योंकि जैसे ही आप संविधान और कानून की बात स्पष्ट करेंगे, दर्शकों की निगाह में साफ हो जाएगा कि दरअसल क्या होना चाहिए था और हो क्या रहा है। देखिए अभय जी, आपके कार्यक्रम का नाम नई परख है, जी, और परख को अंग्रेजी में अगर बोले तो टच स्टोन बोल सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो संविधान की जो परख है, तो किसी भी मुद्दे को संविधान की कसौटी पर परखें, जी। तो वो नई परख है। और आप ने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया और इस विषय पर, संवैधानिक विषयों पर बोलने की मुझे गैर राजनीतिक तरीके से इजाजत दी। धन्यवाद आपका। नहीं, बिल्कुल यही तरीका सही है। जिस तरह से आप बोले हैं और जो आपने पूरी बात रखी है, वही तरीका सही है। वरना होता क्या है कि हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण में पक्ष-विपक्ष के चक्कर में दरअसल जो यथार्थ है और सच्चाई है, वो हमारे हाथ से छूट जाती है। और आप हमारी इस मामले में मदद करेंगे कि हम सच्चाई का पल्ला बिल्कुल ना छोड़ दें, राजनीतिक समीक्षा करने के चक्कर में। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद एक बार फिर। विराज। शुक्रिया। जी।